नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी मुख्यालय के बिल्कुल सामने, क्योंकि आज की पहली खबर बीएमसी से ही जुड़ी हुई है। 52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, जिसमें कि 6,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दे दिए गए। इसके बावजूद बीएमसी के जो अस्पताल हैं वो संकट में हैं, क्योंकि जो दवाई सप्लाई करने वाले वेंडर्स होते हैं उन्होंने अपनी सप्लाई रोक दी है, क्योंकि 120 करोड़ रुपए उनका बीएमसी पर बकाया है। ऐसे में जो गरीब मरीज हैं उन्हें मुफ्त दवाओं की जगह बीएमसी के अस्पताल पर्चा थमा रहे हैं। क्या हालात हैं इन अस्पतालों के, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मुंबई से ये खबर। मुंबई शहर की सेहत को संभालने वाले बीएमसी अस्पताल संकट से गुजर रहे हैं। अस्पतालों को जाने वाली जरूरी दवाइयों की सप्लाई रोक दी गई है। जैनिश दवे, योगेश बोरा, अखिल सोफ्ता जैसे करीब 50 बड़े दवा आपूर्तिकर्ताओं ने 120 करोड़ रुपए के बकाया के कारण दवाओं की डिलीवरी बंद कर दी है। ऐसे पैसे बाकी हैं जो 4 सालों से भी नहीं आ रहे हैं, जो कि विजिलेंस है, डिपॉजिट्स है, ईएमडीज़ हैं, इनके पैसे आउटस्टैंडिंग है, जो इस सब मिलाकर करीबन 120 करोड़ रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग है बीएमसी के पास। और पिछले हम बहुत बार हमने प्रयास किया कि पैसे आएँ, करस्पॉन्डेंस इंडिविजुअली सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे किया, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए थे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग जो है हमारे पास पैसे नहीं आगे मूवमेंट करने के लिए, सप्लाइज़ करने के लिए, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि अभी हम सप्लाइज़ बंद कर देंगे आज से। तो मेडिसिन की स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे स्टॉक्स इनके पास नहीं है। तो हमारी चाहत ये है कि भी हम मेडिसिन रोकना नहीं चाहते हैं, सप्लाई रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गुड्स परचेस करें और इनको दें। तो हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हमारे पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सप्लाई हम बंद करेंगे। वेंडर्स बताते हैं कि वो वित्तीय बर्बादी के कगार पर हैं। भुगतान में देरी असहनीय हो गई है। ऐसे में पैसे न मिलने तक आपूर्ति स्थगित करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। मेरा अराउंड 2.5 CR के आजू-बाजू फंसा पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली, और वी आर अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी। कोई कंपनी जो होती है जो हमसे एडवांस पैसे लेके हमको माल देती है, उसके लिए हम लोग बैंक से ओडी फैसिलिटीज़ लेते हैं, बाहर से लोन्स लेके करते हैं। अभी यहाँ से पैसा नहीं आता तो हम हमारी EMIs नहीं चुका पा रहे हैं। मतलब लास्ट कोविड के बाद कोई टेंडर्स भी नहीं हुआ, तो हमारे पास ऐसा है कि ना बिजनेस था ना कुछ था। कितने जन ऐसे हैं जिनके घर बार भी चले गए, जिन्होंने आदमियों को काम से निकाल दिया। मतलब हम लोग भी अभी हैंड टू माउथ आ चुके हैं। टीम जाती रहती है, लड़के हैं वो जाते रहते हैं, रिमाइंडर्स देते रहते हैं। अभी इनके इंटरनल मतलब जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा TDS हो चुके हैं, विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब वो देखिए, अगर आप सप्लाईज 30 दिन में चाहते हो और उसके बाद आप पेनल्टी काटते हो तो पेमेंट भी आपको 30 दिन में देनी है। तो लॉ दोनों के लिए बिल्कुल बंधा हुआ है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अगर आप 30 दिन में सप्लाई चाहते हो तो 30 दिन में पेमेंट भी देना, वो कॉर्पोरेशन की जवाबदारी बनती है, हमारी नहीं। It's very difficult to cope up क्योंकि माली we have to pay in advance, whereas we don't get the payment. So that goes on multiplying. That is the most difficult position we have got. मुंबई और आसपास 27 म्यूनिसिपल अस्पताल हैं जो इन वेंडर्स की दवाइयों पर दौड़ रहे हैं। करीब 50 आम दवाइयों को मुफ्त में मरीजों को बांटने वाले अस्पताल परिजनों को अब पर्चा थमा रहे हैं। सर दर्द हो रहा था उसको। अच्छा, ये आप लोगों को दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए बोला है? हाँ। इलाज मुफ्त में हो रहा है पर दवाई सारी बाहर से लाने हाँ। बोल रहे हैं। कितना खर्चा कर दिया आपने दवाइयों पे? खर्चा कर दिया, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये हो गए मेरे। सिर्फ दवाइयों पे 5-6 हज़ार? क्या बोलेंगे, अब गरीब आदमी अपना तो दुख है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब इनको बोल के क्या फ़ायदा है? ये तो बोलते अगर ज़्यादा बोले डिस्चार्ज कर देंगे। अभी क्या बोलेंगे इनको? नर्स से बात करो तो उल्टा बात करती है। छोटी मोटी सारी दवाइयाँ आपको दवाखाने से खरीदनी पड़ती अभी इधर खरीदना पड़ता है, अंदर से जो दवाखाना है? दवाखाना इधर यहाँ का नहीं चलता उनका दवा वहीं चलता है। अच्छा, जो अस्पताल के अंदर है वहीं से खरीदना है, बाहर से नहीं? देखिए, KEM अस्पताल के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बीएमसी के बड़े अस्पतालों में ये गिना जाता है। और कितने दिनों से आपके परिजन भर्ती हैं यहाँ पे? 4 दिन हो गए अभी। क्या बोलेंगे बीएमसी को? क्या बोलेंगे बताओ ना, क्या बोल सकता हूँ उनको? किसको क्या बोल बताओ ना, कोई बोलने कोई सुनने वाला क्या? दवाई फ्री में नहीं मिल रही है, इलाज फ्री में हो रहा है खाली। तो सारी दवाइयाँ ये पर्चा लिख के दे रहे हैं? पर्चा लिख के दे रहे हैं सब। और कितना खर्च कर दिया आपने दवाइयों पे अब तक? अभी तो 12 हज़ार 15 हज़ार हो गया है मेरा खर्चा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने 52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें से 12% यानी कि करीब 6,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए था। अब शहर का गरीब तबका, जो कि पूरी तरह से बीएमसी अस्पतालों पर निर्भर है, अगर मुफ्त में उन्हें दवाइयाँ भी नसीब ना हो पाए तो ऐसे 6,000 करोड़ रुपए बजट का क्या काम। मुंबई में बीएमसी अस्पताल KEM के बाहर से प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
और अगली अहम खबर भी मुंबई शहर से ही है। मुंबई शहर इंतजार करता रहा कुर्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का, जिसे 2019 में पूरा होना था, लेकिन 1 साल के लिए और टल चुका है। हैरानी की बात यह है कि जो ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है, इस देरी के लिए बिना जुर्माने के उसे 70% भुगतान कर भी दिया गया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर सुजाता द्विवेदी की इस विशेष रिपोर्ट में। मुंबई का सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाला ये रेलवे स्टेशन कुर्ला अब मानो एक चुनौती बन गया है। हर दिन हजारों की भीड़, स्टेशन के अंदर और बाहर का माहौल अफरा तफरी से भरा रहता है। इस भीड़ का असर सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं बल्कि आसपास की सड़कों पर भी साफ नजर आता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले कुर्ला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, जो इस समस्या का समाधान बन सकता था, अब तक अधूरा पड़ा है। पिछले 2 साल से यहाँ हमेशा आप इवनिंग आवर्स में देखेंगे, जो 4 से 8 बजे का है, उस समय हमेशा आपको ट्रैफिक मिला रहेगा। यही अगर आप स्टेशन की तरफ देखोगे, जो एलिवेटेड हार्बर का स्टेशन होने वाला था, वो लगभग पिछले 1 साल से उसका काम जो है वो रुका हुआ है। अगर वो काम होता था तो काफ़ी लोगों की दिक्कतें कम हो जाती थी। शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक इतना जाम रहता है कि पब्लिक जा ही नहीं पाते हैं। यहाँ स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है, तो भी आधा घंटा लग जाता है। दरअसल कुर्ला रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 से हार्बर लाइन चलाई जाती है। मध्य रेलवे ने एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से इसी हार्बर लाइन को एक ऊंचे स्तर पर चलाने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत 1300 मीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाना था, जो चूना भट्टी के स्वदेशी मिल से पास होकर तिलक नगर रेलवे स्टेशन के बस कुछ ही मीटर पहले पूरा होने वाला था। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने जब इस मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साल 2019 में जिस काम को पूरा होना था, वो आज तक अधूरा पड़ा है। 2016 में इसका कॉन्ट्रैक्ट वालेचा नामक कंपनी को दिया गया था। 3 साल की मियाद थी, 3 साल में उन्हें काम पूरा करना था, लेकिन आज 2024 है। आज करीब 6 साल होने के बावजूद भी जो मियाद की जो डेडलाइन थी, वो खत्म होने के बावजूद भी काम पूरा हो नहीं पा रहा है। और अभी रेलवे ने उन्हें 2025 की नई डेडलाइन दी है। कहीं ना कहीं तो जो रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी लापरवाही से इस एलिवेटेड रेलवे स्टेशन का काम समय पर पूरा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो रेलवे डिपार्टमेंट को इस तरह के जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, उसे मियाद के पहले पूर्ण करना चाहिए। अगर पूरे नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करना एक होने की आवश्यकता है। जांच में ये बात सामने आई है कि सेंट्रल रेलवे ने 14 जनवरी 2016 में वालेचा आरी इंफ्रा को ये प्रोजेक्ट सौंपा। इसे 3 साल में पूरा किया जाना था। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि 8 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। इस प्रोजेक्ट का कुल ठेका लगभग 90 करोड़ था। प्रोजेक्ट अधूरा रहने पर भी अब तक ठेकेदार को 62 करोड़ यानी 70% राशि का भुगतान किया जा चुका है। सेंट्रल रेलवे ने इस प्रोजेक्ट में देरी के बावजूद ठेकेदार पर कोई जुर्माना अब तक नहीं लगाया है। प्रोजेक्ट में देरी के लिए सेंट्रल रेलवे ने साइट संबंधी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया है। प्रोजेक्ट पूरा करने की नई डेडलाइन अब 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। रेलवे ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात सामने रखी है। प्रोजेक्ट में देरी के लिए सेंट्रल रेलवे ने साइट संबंधी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई के कुर्ला इलाके में हार्बर लाइन के लिए बन रहा ये एलिवेटेड कॉरिडोर, जो फिलहाल अधूरा है, न सिर्फ एक प्रोजेक्ट है बल्कि लोगों के परेशानियों का सबब बन चुका है। कुर्ला का विकास मानो इस पुल के नीचे थम सा गया है। देखना ये होगा कि 31 दिसंबर 2025 का ये डेडलाइन क्या पूरा होगा या फिर प्रोजेक्ट दिन ब दिन डीले ही होता जाएगा और आखिरकार कुर्ला के लोगों को ट्रैफिक से समाधान कब मिलेगा। कुर्ला से कैमरा पर्सन सुनील खंकरियाल के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर मुंबई पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जाल बिछाकर रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही 1 लाख रुपए के नकली नोट आरोपियों के पास से जब्त किए गए। मुंबई की भायखला पुलिस ने इन 4 आरोपियों को फर्जी नोट छापने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 रुपए के 200 नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि ये लोग मुंबई से सटे पालघर के वाडा में एक टिन शेड में नकली नोट छापने का काम करते थे। आतिफ बलबले, यासिर शेख, भीम बडेला और नीरज वनखड़े इस धंधे में लगे हुए थे। इन्फॉर्मेशन मिला था कि भायखला जुरिडिक्शन में कुछ लोग 500 रुपए
कीमत के कुछ बनावट नोट डिलीवरी करने के लिए आने वाले, वो हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप लगाया। तो 2 लोग डिलीवरी देने के लिए आए थे और एक ने डिलीवरी लिया। ऐसे तीनों को 1 लाख रुपए 500 रुपये के 1 लाख कीमत के यानी 200 नोट के साथ में हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने अब तक 2 लाख रुपए के नकली नोट खर्च कर दिए हैं, जो बाजार में पहुंच चुके हैं। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि 50,000 रुपए से लेकर ये लोग 1 लाख रुपए के फर्जी नोट देते थे। बेंगलुरु में गायों को जख्मी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का कहना है कि ये राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की मिसाल है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। 30 साल के नसरू को गोवंश के साथ क्रूरता के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने रविवार तड़के 3 गायों के थन को चोट पहुंचाई। गायों का इलाज पशु चिकित्सालय में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर हैं। हमें कॉटनपेट पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर विनायक नगर में एक घटना के बारे में जानकारी मिली, जहां 3 गायों के थन पर कैंची चलाई गई थी। तीनों गायों को इलाज के लिए पास के पशु चिकित्सालय में ले जाया गया। गोवंश पर हुए हमले से स्थानीय लोग और हिंदू संगठन खासा नाराज है। बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा। पुलिस का कहना है कि आरोपी नसरू ने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। नसरू फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर शुरू हुआ। आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान हुआ। पहले ही दिन 2.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये विहंगम दृश्य महाकुंभ की शुरुआत के दिन संगम तट का है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों से आए लोगों ने पौष पूर्णिमा के मौके पर न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाई बल्कि 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े समागम का आनंद लिया। इतना बड़ा मेला नहीं देखे हैं कभी। मेरा 3रा कुंभ है मेरा प्रयागराज में। जो व्यवस्था इस वक्त प्रशासन ने कर रखी, बहुत उत्तम व्यवस्था है। हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारा यहाँ 2रा कुंभ है, दूसरे कुंभ को आए, लेकिन योगी जी की कृपा से बहुत अच्छा है। बहुत भाग्यशाली है जी, बहुत ही आनंद आ रहा है हमारे को। इसको शताब्दी के लिए महत्वपूर्ण दिन है ये। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। मंगलवार यानी मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान में साधु संत संगम में स्नान करेंगे। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन 3 से 4 करोड़ लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आ सकते हैं। योगी सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ की समाप्ति तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस मेले में शामिल होंगे।